दिल में झांका तो बहुत जख्म पुराने निकले, एक फसाने से कई और फसाने निकले। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी साल 2025 को अपनी उपलब्धियों में मील के पत्थर की तरह देख रहे थे। सत्ता के 11 साल किसी बीजेपी नेता के लिए क्या अहमियत रखते हैं, यह बात बीजेपी के लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार ने भी 5 साल का एक ही कार्यकाल पूरा किया और लोगों ने 2004 में फिर से कांग्रेस को मौका दे दिया। वहीं मोदी को 2014, 2019 और फिर 2024 यानी 3 बार मौका दिया, लेकिन शायद बार बार मिली सत्ता के बाद बीजेपी ने जनता को हल्के में लेना शुरू कर दिया है और इसी का खामियाजा अब नजर आ रहा है। 2025 में नरेंद्र मोदी के लिए हाल ऐसा हो गया है कि जो करने जाते हैं वहीं फंस जाते हैं या नाकाम हो जाते हैं। अभी हाल के ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण ले लें, जिसे भुनाने के लिए मोदी यहां तक बोल चले कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, लेकिन अब सिंदूर के नाम पर वोट मिलते नहीं दिखे तो एकदम टॉपिक बदल दिया। शुक्रवार को जब नरेंद्र मोदी ओडिशा में थे तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ट्रंप ने न्योता दिया था मगर मैंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि मुझे महाप्रभु की धरती पर आना था। यानी अब मोदी पहलगाम हमला, पाकिस्तान का आतंकवाद, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप का सीज फायर का ऐलान, इन सब को बाईपास करते हुए सीधे महाप्रभु पर आ गए। लोकसभा चुनावों में जब अयोध्या में बीजेपी को हार मिली थी तो इसी ओडिशा में मिली जीत को बड़ा बताने के लिए मोदी ने बीजेपी कार्यालय के अपने भाषण में जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ कहा था, आपको याद होगा। यानी मुद्दे और नारे मौके के हिसाब से बदलने की कला में मोदी माहिर हैं। हालांकि इस महाभारत से उन्हें सियासी तौर पर कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत को जहां निर्णायक भूमिका में दिखना चाहिए वहां मोदी के कारण अब दुनिया में भारत अलग थलग पड़ता दिख रहा है। मोदी को जहां बोलना चाहिए वहां बोलते नहीं हैं, जहां चुप रहना चाहिए वहां बोलने के साथ जबरन हंसते हुए दिखते हैं। ये सारी बातें दुनिया देख रही है और अब मामला मोदी मैजिक से मोदी मजाक तक पहुंच गया है। बीजेपी के लिए भले मोदी की छवि देश से ऊपर हो, इसीलिए विदेश नीति पर मोदी की गलतियों को देखकर भी पार्टी के लोग अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अनदेखा नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने ईरान और इजराइल मसले पर भारत की चुप्पी और सही फैसले न लेने को लेकर नरेंद्र मोदी की जमकर खिंचाई की है। उन्हें इतिहास, वर्तमान, भविष्य सबकी तस्वीर दिखा दी गई है। इधर ट्रंप की शह पर अब पाकिस्तान जिस तरह कश्मीर मुद्दे के अंतरराष्ट्रीय करण में लगा हुआ है, यह भी मोदी की विदेश नीति की नाकामी का ही नतीजा है। मोदी भले ही दुनिया भर के नेताओं से हाथ मिलाएं, गले लगें, हंसी मजाक करें, दोस्तों की तरह टांग खिंचाई करके वैश्विक कूटनीति की धज्जियां उड़ा दें, लेकिन इन सब में भारत को जो दीर्घकालिक नुकसान होता दिख रहा है, अब उस पर चिंता होने लगी है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या मोदी देश दुनिया में बुरी तरह पिछड़ गए हैं, और देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान से लेकर ईरान और इजराइल तक हर जगह नरेंद्र मोदी ट्रंप के कारण फंस रहे हैं और नुकसान हो रहा है देश का। 2018 में फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर लेने वाले नरेंद्र मोदी इस समय फिलिस्तीन को तबाह होते देखकर भी चुप हैं, क्योंकि इजराइल के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा होने की हिम्मत मोदी नहीं दिखा रहे हैं। मोदी को अगर इजराइल का साथ देना है तो खुलकर दें और इसके लिए फिलिस्तीन का सम्मान वापस कर दें, लेकिन मोदी ऐसा करने का दम भी नहीं दिखा रहे हैं। दरअसल दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश मोदी कर रहे हैं और इसका नुकसान देश उठा रहा है। तीसरी दुनिया के देश जो एक समय में भारत की तरफ नेतृत्व के लिए देखते थे, वो सब हमसे दूर होते जा रहे हैं। अगर एशिया की ही बात करें तो यहाँ शक्ति का केंद्र बड़ी तेजी से चीन की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। गुरुवार को चीन के यूनान प्रांत के कुनमिंग में बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की एक बैठक हुई, जिसमें 3 देशों की त्रिपक्षीय सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई है। तीनों देशों ने एक अच्छे पड़ोसी, आपसी भरोसे, समानता, खुलेपन, समावेशिता और साझा विकास के सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। ये अपनी तरह की पहली बैठक थी जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रतिनिधि हाथ थामे तस्वीरें खिंचवा रहे थे और दोनों का हाथ थामा था चीन के प्रतिनिधि ने। राहुल गांधी की बात फिर सच साबित हुई है कि मोदी ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ कर दिया है।
बल्कि अब तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ आ गया है। इस बैठक के बाद चीन ने अपने बयान में कहा है कि तीनों देश एक सच्चे बहुपक्षवाद और खुले क्षेत्रवाद का पालन करते हैं और इसे किसी तीसरे पक्ष पर निर्देशित न माना जाए। माना जा रहा है कि तीसरे पक्ष से चीन का इशारा भारत की तरफ था। मोदी राज में अब यही देखना बाकी रह गया था कि जिस पाकिस्तान के 2 टुकड़े इंदिरा गांधी ने कराए थे, उसी पाकिस्तान को बांग्लादेश के करीब लाने का काम मोदी कर रहे हैं और भारत के चारों तरफ पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान से आगे बढ़ें तो मध्य और पश्चिम एशिया में भी भारत की नाकामी नजर आ रही है। मोदी ने पहले फिलिस्तीन को लेकर चुप्पी बरती और अब ईरान पर छेड़े गए युद्ध में भी भारत खुलकर ईरान के साथ खड़ा नहीं है। इस पर अब सोनिया गांधी ने मोदी की आलोचना तो की ही है, लेकिन सुझाव भी दिया है कि अब भी देर नहीं हुई है, मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें। ईरान पर इजराइल के हमले पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो कोई निंदा प्रस्ताव नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस ने ईरान पर हुई बमबारी और लक्षित हत्याओं की कड़े शब्दों में निंदा की है। सोनिया गांधी ने द हिंदू में अपने लेख में मोदी को याद दिलाया है कि ईरान से हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं और जब भारत पर मुसीबतें आई थीं तो ईरान ने साथ दिया था। इजराइल के हमले को गलत ठहराते हुए सोनिया गांधी ने लिखा है कि ये एक खतरनाक स्तर की बढ़ोतरी है जिसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इतिहास शांति को कमजोर करने और कट्टरवाद को बढ़ावा देने का रहा है। नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीन में अवैध बस्तियों का विस्तार किया, चरमपंथी गुटों के साथ गठजोड़ किए और 2 राज्य समाधान की राह में बार बार अड़चनें खड़ी की, जिससे फिलिस्तीनी जनता की तकलीफें बढ़ी और पूरा इलाका लगातार संघर्ष में घिरता चला गया। ईरान पर परमाणु हथियार के बहाने से हमले को लेकर सोनिया गांधी ने लिखा है, दोहरे मापदंड नहीं चल सकते। इजराइल खुद एक परमाणु शक्ति है और उसने अपने पड़ोसियों पर सैन्य हमले भी किए हैं, जबकि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी का हस्ताक्षर करता है और उसने 2015 के परमाणु समझौते में यूरेनियम संवर्धन की सीमा तय की थी। इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य जर्मनी और यूरोपीय संघ का समर्थन प्राप्त था। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इसकी पुष्टि भी की थी, लेकिन 2018 में अमेरिका ने इसे एक तरफा रूप से छोड़ दिया, जिससे वर्षों की मेहनत से बनी कूटनीति को झटका लगा। भारत ने भी इस स्थिति की कीमत चुकाई है। सोनिया गांधी ने लिखा कि ईरान पर फिर से लगे प्रतिबंधों ने भारत की रणनीतिक परियोजनाओं को बाधित किया, जैसे चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो हमें मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जोड़ सकते थे। गजा से लेकर ईरान तक अमेरिका की चालाक नीतियों का जिक्र भी सोनिया गांधी ने किया और लिखा, गजा में तबाही और ईरान के खिलाफ अचानक हुए हमलों पर नई दिल्ली की चुप्पी न केवल हमारी नैतिक परंपरा से एक विचलन है, बल्कि ये हमारे मूल्यों की भी हार है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में मोदी को समझाया है कि अभी भी देर नहीं हुई है। भारत को स्पष्ट बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और सभी उपलब्ध कूटनीतिक रास्तों को अपनाकर पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और संवाद बहाल करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। सोनिया गांधी की सलाह तो वाजिब है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मोदी इस सलाह को सुनने और समझने की स्थिति में हैं? क्योंकि जिस तरह कनाडा में उनका व्यवहार रहा वो अब चिंता जगा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हाथ पकड़कर हंसना और उन्हें कहना कि ट्विटर पर बहुत लड़ रहे हैं, काफी भद्दा मजाक था। मैक्रो पर यह टिप्पणी ट्रंप और उनके बीच हुई नोकझोंक के बाद मोदी ने की, जो सीधे सीधे 2 देशों के बीच जबरन घुसने जैसी थी। हालांकि जहां दखल देना चाहिए वहां मोदी अपने मुंह में दही जमा लेते हैं और इधर पाकिस्तान अब मोदी की कमजोरी को देखकर कितना दुस्साहस कर रहा है, दुस्साहस दिखा रहा है, यह भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के नाम की सिफारिश की है। पाकिस्तान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम में उनकी भूमिका के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया जाए। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि 2025 के भारत और पाकिस्तान संकट में राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व दिखाता है कि वे शांति और कूटनीति की अपनी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को उम्मीद है कि ट्रंप की ये कोशिशें भविष्य में भी क्षेत्रीय और वैश्विक शांति लाने में मदद करेंगी, खासकर मिडिल ईस्ट में जारी संकट, गजा में मानवीय त्रासदी और ईरान से बढ़ते तनाव को लेकर। पाकिस्तान सरकार ये भी मानती है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जम्मू और कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए ईमानदारी से मदद की पेशकश की है। पाकिस्तान का ये कदम भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब उसने जम्मू और कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने की भूमिका तैयार कर ली है और मोदी सरकार देखती रह गई। अगर मोदी 10 मई को ही, जब ट्रंप ने पहली बार दावा किया था कि सीज फायर उन्होंने करवाया है, तभी ट्रंप से सवाल करने की हिम्मत दिखाते तो आज मामला दूसरा होता।
न ट्रंप 16 या 17 बार सीज फायर का दावा करते और न पाकिस्तान ट्रंप के दावे पर मुहर लगाता। लेकिन अब ट्रंप के बहाने जम्मू कश्मीर पर नई सिरदर्दी पाकिस्तान ने दे दी है और उस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो इल्जाम लगाया जाता रहा है उससे भी मुक्ति का रास्ता बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जरा भी अपने पद का ख्याल रखते हुए नेतृत्व क्षमता दिखाते तो आज भारत को ऐसी उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता। मगर मोदी का ध्यान तो केवल अपनी कुर्सी पर ही है। इसी कुर्सी के दम पर मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के भी सपने देख रहे थे और विश्व गुरु बनने के भी सपने देख रहे थे, लेकिन उनके डियर फ्रेंड ट्रंप यहां उन्हें गच्चा देते हुए दिख रहे हैं। वैसे ट्रंप और मोदी के नरम गरम रिश्तों की शुरुआत 2014 से ही हो चुकी थी, जब मोदी पहली बार सत्ता में आए थे और ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी की हैसियत से भारत आए थे। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, पर आपके प्रधानमंत्री ने लोगों को साथ लाकर बेहतरीन काम किया है। भारत की छवि बदल रही है। मैं भारत को निवेश के लिए एक कमाल की जगह मानता हूं और मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजों ने इसे और बेहतर बना दिया है। इसके बाद ट्रंप खुद अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए और पद संभालते ही उन्होंने जो पहला ट्वीट किया उसमें पाकिस्तान पर आतंकवाद को शह देने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली मदद में कटौती भी की। इधर 2019 में ह्यूस्टन में आयोजित हाउडी मोदी समारोह में भी ट्रंप और मोदी ने दोस्ती के नए तराने गाए। फिर 2020 में ट्रंप ने पहली बार बतौर राष्ट्रपति भारत की यात्रा की और मोदी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया। लेकिन दोस्ती की गर्मजोशी ट्रंप की सत्ता के दूसरे कार्यकाल में नहीं दिख रही है। शायद व्यापारी ट्रंप को अब भारत से ज्यादा पाकिस्तान लाभकारी दिख रहा है। ट्रंप शपथ ग्रहण से लेकर टैरिफ और अप्रवासी भारतीयों को जंजीरों में भेजकर बार बार भारत का अपमान कर रहे हैं। अब वो पाकिस्तान से प्यार के दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने लंच दिया। साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मध्य पूर्व के अमेरिका के विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे उस लंच में, जो दर्शाता है कि पाकिस्तान को एक तरह की अहमियत ट्रंप के द्वारा दी जा रही है। यह सब भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक स्थिति नहीं है, क्योंकि ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रख रहे हैं। यह दुनिया देख रही है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त असीम मुनीर अमेरिका में थे उसी वक्त भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया था कि ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और मोदी को अमेरिका आने का न्योता भी दिया। लेकिन मोदी ने इसे नहीं स्वीकारा और साथ ही कह दिया कि हमें पाकिस्तान के साथ तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से अब तक इस बातचीत से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, जबकि पीएम मोदी ने भी ओडिशा में अपनी एक रैली के दौरान ट्रंप के निमंत्रण का जिक्र किया है। खैर, पाकिस्तान से लेकर इजराइल तक और ईरान, फिलिस्तीन और अमेरिका तक मोदी की नाकामियां खुलकर दिखाई दे रही हैं। मोदी मैजिक, मोदी मजाक बन चुका है। खैर, शायद रजा अमरोही ने ठीक ही फरमाया है कि महरूमियों का अपनी न शिकवा हो क्यों हमें, महरूमियों का अपनी न शिकवा हो क्यों हमें, कुछ लोग पी के ही नहीं छलका के आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।